हेलो एवरीवन। आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक हमारी किसी वीडियो पे कमेंट आया था, वो मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि मेरे पास उसका आंसर नहीं था। और वो कमेंट ये था कि मेरी लुक को देख के किसी ने बोला था कि मैं जैसा लगता हूँ उस हिसाब से मैं एक ज़्यादातर गार्गी के साथ डिस्कशन हो रही होती है और आज भी उसके साथ हो रही है कि हाय। मैं पहले हाय बोल देती हूँ बीच में। आई एम गार्गी, आई एम द कल्प्रेट। हाँ तो पंजाबी में ऐसा था कि तू सियाणा बयाणा सिख सरदार है सिख है और एक मेकअप करने वाली बीबी नाल बैठ के फिल्मां ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ और कुछ मीनिंगफुल काम कर लो। तो वो तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते थे पर वो आंसर जरूरी नहीं थे उनको देने क्योंकि वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे। वो मैंने डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाया, मैंने डिलीट कर दिया कमेंट भी। पर आज एक मूवी पे जिस पे हम बात करेंगे उसमें हम उस मेंटालिटी के ऊपर भी बात करेंगे, वो कैसे हमारी सोसाइटी में चलती है किसी की लुक को देख के। वो हमारी दोनों की लुक के ऊपर था या हमारे यस, दोनों के जजमेंट था। इट लाइफ वाज अ चॉइसेस पे भी थे। इट वाज अ क्लियर कट जजमेंट ऑन बोथ ऑफ आवर लाइफ चॉइसेस, आवर लाइफस्टाइल एंड हाउ वी आर एज पीपल, यू नो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है जी। सो हाय एवरीवन, आज हम रिदम्स ऑफ राइम पर आए हैं दोबारा अनफिल्टर टॉक करने के लिए एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है बंदा सिंह चौधरी। अभी नई मूवी रिलीज हुई है एंड इस मूवी में अरशद वारसी हैं जो कि प्रोटैगनिस्ट का काम कर रहे हैं। मूवी बेसिकली बेस्ड है 1971 से लेके 84 के बीच के दौरान की पीरियड की मूवी है और इसमें ये दिखाया गया है कि जो अरशद वारसी होते हैं जो कि एक हिंदू कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। वो एक गांव में रहते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली सिख गांव होता है एंड ही फॉल्स इन लव व्हेन ही मैरिज एक वो सरदारनी के साथ शादी होती है उनकी, एक सिख परिवार की लड़की के साथ उनकी शादी होती है। बट बाद में ये दिखाया जाता है कि किसी ना किसी तरह से उस गांव में मतलब कम्युनल डिसहार्मनी आ जाती है और बेसिकली ये बोला जाता है कि जितने भी हिंदू हैं गांव में उनको ये गांव छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो कैसे अरशद वारसी इस चीज को टैकल करते हैं या उनकी फैमिली उनको कैसे सपोर्ट करती है, उनकी वाइफ और उनके बाकी परिवार, और बाद में बाकी पूरा गांव कैसे सपोर्ट करते हैं और वो इस चीज को कैसे टैकल करते हैं, ये इस मूवी का प्लॉट है। ऑल्सो इस मूवी में ये दिखाया गया है कि बेसिकली ये जो कम्युनल डिसहार्मनी है ये फ्यूल की गई है आईएसआई की तरफ से। आईएसआई जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से फ्यूल की जाती है क्योंकि 1971 में जैसे हम सबको मालूम है पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था जब बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना था। सो शायद उसके गुस्से में या उसके रिवेंज में जो आईएसआई है वो सिख्स और हिंदूज के बीच में एक डिसहार्मनी क्रिएट करना चाहती हैं ताकि uh, जो जो उनके साथ हुआ वो यहाँ पे भी हो सके। मे बी दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। सो ये मूवी का प्लॉट है बेसिकली। तो आज हम इस मूवी पे बात करेंगे एंड तजिंदर क्योंकि खुद पंजाब से हैं और पंजाबी भी हैं। सर मैं खुद भी मतलब मेरे पापा हिंदू हैं और मम्मा मेरी सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो वी हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन्स लिटरली। और मैं खुद चंडीगढ़ में बड़ी हुई हूँ और चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है। सो वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ पंजाब इन एवरी पॉसिबल वे। सो एनीवेज हम बात आगे बढ़ाते हैं। सो तजिंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा सिंह चौधरी के बारे में बात करते हैं। आपको मूवी कैसी लगी? विल स्टार्ट फ्रॉम द मूवी एंड देन विल गेट इनटू मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अरशद वारसी अरशद वारसी ही हैं। थोड़ी बहुत वो स्टार्टिंग में कॉमेडी ट्राई करते हैं जब उनका वो उस हीरोइन को मेहर विज को देख रहे होते हैं जहाँ उसको फॉलो कर रहे होते हैं। एंड वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता उनका वो कोर्ट से पीरियड, क्योंकि जल्दी ही उनकी शादी हो जाती है। एंड देन उसके बाद एक टाइम लैप्स मिलता है हमें 4-5 साल का। उसको उनको बच्चा हो चुका है, एक छोटी सी बेटी है उनकी।
एंड उसके साथ साथ ही जो हैप्पी मोमेंट्स है बिल्कुल एंड हो जाते हैं, एक दिन अचानक से पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं। तो हम्म, आईएसआई का प्लांटेड एक इंडिविजुअल है जिसका नाम हरपाल बताया गया है कि वो पूरी टर्बन बांध के और घूम रहा है पूरे शहर और गांव में, और गांव गांव में घूम रहे हैं और हम्म, लोगों को एक तो इकट्ठे कर रहे हैं। जो यंग लोग हैं उनको इकट्ठे कर रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए, हमें एक अलग स्टेट बनानी चाहिए। और आईएसआई वाले उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसमें, और वेपन्स के साथ भी और लॉजिस्टिक्स के साथ भी, रहना कहाँ है, ये सारी चीज़ों के साथ, और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनको। और कुछ टाइम के बाद हमें दिखता है कि वो मूवी के लेटर पार्ट में हमें दिखता है कि वो पैसे इकट्ठे करने भी आते हैं। फिर वो लोग एक तरीके से वो रैंसम भी बन जाता है कई बार, कई बार तो जबरदस्ती ही छीन रहे हैं। नहीं तो बोला ये जाता है कि पंजाब के नाम पे पैसे दो, कितने दे सकते हो। और एक किसी के पास पैसे कम होते हैं तो उसके ऊपर वो एक कैरेक्टर अटैक भी कर देता है कि इतना सा ही तुम्हें प्यार है। तो इस तरीके से उनको दिखाया गया कि वो क्रिमिनल्स ही इकट्ठे कर देते हैं और वो क्रिमिनल्स की तरह ही बिहेव करते हैं, और उनके पास कोई मोटिव नहीं है, जहाँ कोई हायर मोटिव नहीं है, कोई मूवमेंट का भी पार्ट भी नहीं है। वो मूवमेंट के बारे में लोगों के अलग अलग विचार है, वो सही थी या नहीं थी, पर ये उसका पार्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल आईएसआई स्पॉन्सर्ड और क्रिमिनल्स हैं, और लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बसों में से निकाल के, सिखों को निकाल के हिंदुओं के ऊपर उनका मर्डर भी कर देते हैं, और गन पॉइंट पे ही सारा कुछ ले रहे हैं लोगों से। तो हम्म, बिल्कुल स्टॉक कैरेक्टर्स ही मिलेंगे हमें। और मेहर विज का कैरेक्टर, क्योंकि वो इतने लंबे समय से सिनेमा में है, टीवी में है, तो उनकी ये एक्टिंग ठीक है। और शिल्पी मरवाहा, जीवेशु आलूवालिया जिसने तेजिंदर का रोल प्ले किया उसमें, तो उसका रोल ठीक ठाक सा है। इतना एक्टिंग हम कह नहीं सकते कि बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पर हाँ, उसकी जो वाइफ है उसके कैरेक्टर में हमें एक आर्क दिखता है कि वो पहले तो बिल्कुल एक सारा एक कंपोजिट कल्चर है उस गांव का, सारे मिलजुल के रह रहे हैं। और जब थोड़ा सा चेंज आता है, जब उसको दिखता है कि हमारी फैमिली के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, तब वो बोलना शुरू करती है कि जब वो कह ही देते हैं कि इसको इसके साथ कोई नहीं बोलेगा, अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है बंदा सिंह, इसके साथ कोई बात नहीं करेगा, और करेगा तो हम उसको मार डालेंगे। तब वो अपने हस्बैंड को भी पीछे खींचती है कि तुम उससे बात करना बंद कर दो। और उसकी तेजिंदर की जो बहन है, उसकी शादी भी होने वाली है। और इसलिए भी जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई, तो ये कहता भी है कि बंदा सिंह ने अपनी बेटी की तरह पाला है उसको, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और इसी चीज में उसका मर्डर भी हो जाता है, वो लोग आके उसका मर्डर कर देते हैं। और ये गांव छोड़ता भी है, फिर वापस आता है। पुलिस एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट है, प्रेजेंस शो करती है, अपनी प्रेजेंस है, पर वो कह देते हैं कि हमें अपना नहीं पता कि हम घर पहुंचेंगे कि या नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। एक पुलिस इंस्पेक्टर उनको बस इतना कर देता है कि बंदा सिंह को, वो कहता है कि तुम वेपन चला सकते हो तो ले लो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, वो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। और वैसे ही फिर वो जैसा नैरेटिव चलता है कि वो सबको सिखाता है, और वो उनके साथ लड़ते हैं। और एंड में वो डिस्क्लोज होता है कि जो टर्बन बांध के घूम रहा है, जो मेन लीडर बना हुआ है उनका, उसके उसने बाल काटे हुए हैं, मतलब वो सिख नहीं है। और वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है। वो एक तरीके से वो भी स्टॉक सी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि जो उसके फॉलोअर थे वो सारे वैसे नहीं थे। पर वो अनएम्प्लॉयड लोगों को वो अगर ढूंढेंगे तो वो, जब एक बार किसी ने हथियार उठा लिए तो क्रिमिनल तो वो बन गए। वो एक हम्म, तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि वो ट्रैप हो गए थे, जो कि फिल्म में इस तरीके से नहीं दिखाया जाता। इसका जो एक कैरेक्टर है, उसने इसके ब्रदर इन लॉ का जो रोल प्ले किया है, वो पहले शादी के खिलाफ था, बाद में मूवमेंट के साथ जो उस शायद कुछ लोग मूवमेंट समझ के लड़ रहे हो, पर वो हरपाल सिंह के साथ जुड़ जाता है और ट्रैप करता है इन सबको, क्योंकि वो उसके साथ ही रहता है। वो कहता है कि मैंने इसको मार दिया है, पर वो इनके पास आ जाता है बाद में, सारे ट्रैप करके इनके कई लोगों को मार देता है। जब क्लाइमेक्स में हम पहुंचते हैं तो
सिस्टर अपने ब्रदर को मारती है, और उसके बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन है। पर वो इतने हार्डन्ड क्रिमिनल्स बन चुके हैं हरपाल के साथ रह के, आईएसआई के ब्रेन वॉश के साथ भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अपनी बहन के हस्बैंड को, या बहन को भी मार सकते हैं उसके लोग, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो इतने हार्डन्ड हो चुके हैं लोगों को मारते मारते। एक बच्चे को अभी वो जब मर्डर करता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो जो थिन लाइन है उसको क्रॉस कर चुका है। तो नैरेटिव इतना ज्यादा वो नहीं है कि ये स्टोरी हमें किसी को पता नहीं थी। जहाँ की जो पंजाब में रहे हैं उनको ये नहीं है कि किसी ने के लिए बहुत बहुत अलग सी चीज होगी। ये मूवी किसके लिए है? बहुत सारी यहाँ पे पंजाबी यूज की गई है। सबटाइटल मुझे तो दिखे नहीं, अगर किसी और स्टेट में होगी तो शायद दिखेगी, पर वो इतना इसमें बिजनेस करना भी नहीं है। तो पंजाब के लिए है, पर पंजाब को किस टाइम पे दिखाई जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि अब वो लोग कितनी देखना चाहेंगे। जो मेन इशू उसमें है कि वो हर बंदा सिंह चौधरी को पिन पॉइंट कैसे किया जाता है कि जो उसकी एंसेस्ट्री निकाल के लेके आते हैं। हरपाल उसकी एंसेस्ट्री निकाल के लाता है कि तू, तेरी चौथी जनरेशन है, माइग्रेंट लेबर थे और तुम यहाँ आके अब बस गए हो और मालिक बन के बैठ गए हो हमारे। ये एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से है। अब इसका मेन काम एग्रीकल्चर है बंदा सिंह चौधरी का भी। तो जैसे धीरे धीरे माइग्रेंट लेबर्स की जरूरत पड़ती है हमें, और खेती बाड़ी में जरूरत पड़ती है, और इंडस्ट्री में जब देखा जाए, पंजाब में इंडस्ट्री है जो लुधियाना में कहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो इसीलिए चेंज हो रहा है कि वो जॉब्स हम नहीं करना चाहते। और जब पॉलिटिशियंस कुछ बोलते हैं तो वो उसको लेके लोगों के इमोशंस को, जहाँ सो कॉल्ड पंजाबी कल्चर को कहते हैं कि वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम उसको, उसमें मिक्सचर आ रहा है, बाहर से आ रहा है वो, एक तरीके से वो कल्चर हमारा कहीं और छूटता जा रहा है। उसमें कुछ नए लोग आ रहे हैं, अपना नई नई चीजें लेके आएंगे और हमारे मालिक बन के बैठ जाएंगे। बेसिक तो बात यह है कि वो जो लैंड ओनिंग जो कास्ट है, जो वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम इनको अपने बराबर नहीं मानेंगे। ये हमारे अंडर थे, हमारे लिए एक तरीके से कुछ महीनों के लिए काम करने आते थे, ये वापस चले जाएं वहां पे। तो वो कुछ जब नहीं हो रहा, उनको और एवेन्यूज मिल रहे हैं अपने प्रोफेशन के, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं। बट मैं तेजिंदर, ये तो है माइक जो इमिग्रेंट लेबर्स का इशू एक है, बट मेरे ख्याल से ये जो मूवी बहुत बेसिक इशू के बारे में बात करती है, that is about disharmony. So my question is, obviously इसमें ये दिखाया गया है कि शायद ये जो disharmony है it was fueled by ISI. So my question is कि अगर बाहर से कोई फ्यूल कर भी रहा है disharmony, शायद आपके दिल में खुद होती है, तभी वो फ्यूल होके ट्रिगर होके आप आगे बढ़ते हो, right? So do you think that कि बाहर से कोई इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आपकी कंप्लीटली सोच ही बदल दे, या फिर आपकी सोच ऑलरेडी ऐसी होती है दैट यू आर रियली नॉट हैप्पी विद स्टेइंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ आप ऑलरेडी खुश नहीं है रहते हुए, एंड इट्स जस्ट दैट आपको कोई एक लीड मिल जाती है तो फिर आप भी अपनी आवाज उठाते हैं और आप बोलते हैं, चाहे वो ये हो कि सिक्स हिंदूज को बोलें कि वो बाहर निकले, या हिंदूज मुस्लिम्स को बोलें कि वो बाहर निकले, या मुस्लिम्स क्रिश्चियंस को बोलें कि वो बाहर निकले। सो इट डजेंट मैटर, मतलब दैट डजेंट मैटर कि कौन किसको क्या बोल रहा है। मैं यहाँ पे बेसिकली बात सिर्फ डिसहार्मनी की करना चाहती हूँ कि ये हमारे खुद के दिलों में होती है, ऑब्वियसली बहुत ही डीप रूटेड, एंड अगर कोई, yes, it's very easy to blame the third person के उन्होंने फ्यूल किया था, या it was very easy to blame probably India when Pakistan and Bangladesh happened. It was very easy to blame India, but there was a disharmony in Pakistan already, and that's why the partition happened. Or for that matter, it was very easy to blame Britishers, but there was a disharmony in 1947 among
Hindus and Muslims or whatever, and that's why the partition happened. So मतलब क्वेश्चन ये है कि यस ऑब्वियसली थोड़ा ईज आ जाता है, और थोड़ा अगर कोई चीज थोड़ा टाइम लेके होनी होती है वो थोड़ी एक्सलरेट हो जाती है। ये काट देना, दोबारा बोल देती हूँ। हम्म। तो ऑब्वियसली ये होता है कि अगर चीजें ऑलरेडी होती हैं, अगर कोई तीसरा अपना इन्फ्लुएंस, चाहे ब्रिटिशर्स ने डाला हो या फिर इंडिया ने डाला हो या फिर हम इस मूवी में बोल रहे हैं कि आईएसआई ने डाला हो, तो चीजें थोड़ी जल्दी होने लग जाती हैं। और ये तो जरूर होता है, बट ऑलरेडी डिसहार्मनी होती है, उसको ही आगे से फ्यूल किया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब आई होप यू गॉट माय क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे हम देखें कि इस फिल्म में तो हमें ये रियल लाइफ कैरेक्टर है, इसने अपोज किया था, अकेले ने तो किया नहीं होगा। और जैसा हमें नैरेटिव बताया गया है इस मूवी में, क्योंकि इन्होंने सर्च किया इंटरनेट पे, इस कैरेक्टर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। पर वो सीबीएफसी का भी एक रोल है कि जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं बाद में कि इतने हिंदूज की डेथ हुई है उस टाइम पे। और जहाँ जो रियल इंसिडेंट्स उन्होंने न्यूज़पेपर से निकाल के बताए हैं, माइग्रेंट लेबर्स खासकर, वो जो अपने घर वापस जा रहे थे 21 अक्टूबर 1983 में, और जो कि दिवाली के आसपास का टाइम होगा, जैसे कि अब हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं दिवाली आने वाली है, तो वो अभी आज ही 28 को हम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी एक स्टैम्पीड हुई है, वहाँ पे कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। तो वो भी अपने घर जा रहे थे स्पेशल ट्रेन से। तो दिवाली का टाइम था जब वो जा रहे थे, जब वो जा भी रहे हैं तब भी उनके ऊपर अटैक हुआ है, किसी ने भी किया हो। तो जब उसके लिए साइलेंस होता है, तो वो साइलेंस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा साइलेंस हम देखते हैं कि जर्मनी में था, कि कुछ जो नाजी पार्टी के कुछ लोग थे, और 6 मिलियन उन्होंने ज्यूज को मार दिया, एंड बाकी सारा जर्मनी साइलेंट है। उनका जो कलेक्टिव गिल्ट है वो बहुत बार उनको बोला जा चुका है, कि ओवरबर्डन कर दिया जा चुका है यूरोप में उनको, कि आप साइलेंट क्यों थे, क्यों थे, क्यों थे। और वो उससे भी बाहर आना चाहते हैं, कि उनकी भी बस हो चुकी है एक तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि कितनी बार उनको इतना ब्लेम किया जा चुका है। पर वो कुछ हद तक डिजर्व करते हैं जब वो साइलेंटली देख रहे हैं एक सेक्शन को एलिमिनेट होते हुए। वैसे ही 47 में हमने अगर ढूंढ लिया कोई कलेक्टिव एनिमी, उन्होंने ढूंढ लिया उस साइड पे, हमने इस साइड पे ढूंढ लिया, तो अगर वहां से पहल भी हुई थी, वहां से ट्रेन आई थी, तो यहाँ से ट्रेन हमने भर के भेजी है हम्म। कुछ लोगों को मार के। हमने हम्म। कोई इंसिडेंट मुझे नहीं पता कि यहाँ से लोग गए हों, लाहौर गए हों, फैसलाबाद गए हों, और जगह पे रावलपिंडी में गए हों, वहां जाके बदला लिया हो किसी से, कि हम्म। हमारे रिलीजन वाले लोगों को मारा है। हमने इधर के लोगों को मार दिया जिनको कुछ पता नहीं है, जो खुद डरे हुए हैं कि एक मेजोरिटी कम्युनिटी में फंस गए हैं और देश की पार्टीशन हो रही है। कुछ लोग एक फॉल्स कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो हम तो, ये तो हमारे दोस्त हैं, ये तो, इनके साथ तो हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। तो सारा कुछ खत्म हुआ है। मेरी अपनी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ के हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स दूसरी साइड से आए हैं, मैंने दोनों साइड की स्टोरी सुनी है। तो उस टाइम पे जब ऐसा टाइम होता है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो, जो आम आदमी जो अपने आप को कह के उस भीड़ में खो जाने की कोशिश करता है, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तब ही होती है कि जब ऐसा हो रहा है। एक दो तीन चार का तो वो कर लेंगे, जब 100, 150, 200, 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो गन क्या कर लेगी। 84 में भी अगर कुछ हुआ है दिल्ली में, तो वहां पे भी हमारे पास कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो हैं, कि सिख लोगों को कुछ हिंदू फैमिलीज ने बचाया था। हम्म। उस टाइम पे तो पागलपन था, पूरे नेशनल बिल्कुल कैपिटल नहीं, में देखिए पागलपन फैला हुआ था वो। वो तो 47 में भी दोनों तरफ से बचाया गया था, कुछ फैमिलीज हाँ। ने, चाहे वो पाकिस्तान में है या इंडिया में, दोनों तरफ से बचाया गया था। हम श्योर जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का हुआ होगा तब भी बचाया गया होगा। एक्सेप्शन टू द रूल तो है, वो तो इज ऑलवेज देयर इन एनी सर्कमस्टांसेस। बट हम यहाँ पे मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिसहार्मनी तो तभी आती है कहीं पे भी जब मेजोरिटी
बिलीव करती है इस किसी चीज में कि देयर इज अ प्रॉब्लम या वी आर नॉट ओके लिविंग विद दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी और या मेजोरिटी मेंटालिटी ऐसे काम करती है कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके नानी जी ने मुझे बताया कि वो उनकी उम्र 47 में 10-12 साल थी, और वो राइट्स हो रहे थे वहां पे भी, लूटपाट मची हुई थी, क्योंकि आर्मी को बहुत बाद में बुलाया गया उस शहर में भी, जब पार्टीशन हुई है। तो एक लेडी आई उसके पड़ोस वाली, और उसको कह रही है कि लूटने चलें। और क्या लूटना था, क्योंकि पास में एक मुस्लिम की दुकान थी। और ये इंसिडेंट्स आपको बहुत कम मिलेंगे हम्म कि कम्युनल राइट्स में विमेन आर बीइंग इन्वॉल्व्ड, और हम्म वो भी अप्रेसर वाली साइड पे। हम्म ज्यादातर हमें दिखाया जाता कि मेल्स हैं, डंडे पकड़ के, हथियार पकड़ के, खून के प्यासे हुए हैं एक दूसरे के। ये यस ऐसे इंसिडेंट्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं कि औरतें भी इसमें इंक्लूडेड हों ऐसे किसी एक्ट में। राइट पर जो संस्कार हैं हमारे, जहाँ, वो तब पता चलते हैं जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है, जब बिल्कुल क्राइसिस वाली सिचुएशन है। हम्म क्राइसिस में अगर आपके संस्कार नहीं टिक पाते, तो उन संस्कार का कोई मतलब नहीं है कि मतलब ही आप नहीं ऑब्वियसली पीस के टाइम पे तो कुछ भी हो सकता है, पीस पीस के टाइम पे तो सब कुछ पीसफुल है। हम्म या और जैसे ये दिखाते हैं कि इस मूवी में भी, जब टेंशन होती है, जब वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इससे कोई बात नहीं करेगा, तो बाकी सारे जो इसके गांव वाले भी हैं, इसका बेस्ट फ्रेंड तजिंदर है, वो भी कहता है कि तुम मेरे एक रिश्तेदार के साथ रिप्लेस कर लो लैंड, वो हरियाणा में रहता है। ये नहीं हम्म जाना चाहता कि था आज हरियाणा में जा रहा हूँ, हरियाणा वाले कहेंगे तुम बिहार में चले जाओ, क्यों बिहार वाले कहेंगे तुम कहीं और चले जाओ। हम्म तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है कि मेरा यही घर है, मेरा, मैं सबसे पहले अपना घर बचाऊंगा, फिर पिंड बचाऊंगा, फिर देश बचेगा। देश वो इस बचाओ तरीके से वो उसको बड़ा होता देखता है। सबसे पहला यूनिट वो घर मानता है, और हम्म वो घर को ही अपना फोर्ट्रेस बनाता है, और उसी में सारे गांव वाले लोग आते हैं बाद में। सिख भी उसके साथ आ जाते हैं। पर हम्म वो फिर भी एक एक्सेप्शन है। जैसे रियल लाइफ में मैंने भी देखा है, वो अगर 71 से 83 तक है, तो मैंने 83 के बाद वाला, मेरा डेट ऑफ बर्थ 83 है, तो मैंने उसके बाद वाला 90s वाला टाइम मैंने स्कूल में देखा है। जब बिल्कुल हमने भी सेम हाँ, हम हम्म दोनों एक ही ईयर के हम्म बर्थ है हमारा। तो वहां पे अगर पटका है, सरकारी स्कूल है, मॉडल स्कूल मतलब उस टाइम पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता था, और हम्म उसमें यूनिफॉर्म हमारी अलग है बाकी हम्म स्कूलों से। हम्म लाल कलर का वो पटका बांधा हुआ है, और जूड़ा किसी मेरे दोस्त को, मेरे क्लासमेट को वो टमाटर लगता था, हम्म और उस नाम से चिढ़ाया जाता था। और फिर 12 तो जैसे कहते हैं सरदारों के साथ सिखों के साथ जोड़ते हैं, तो मेरा तो 8th क्लास में रोल नंबर 12 था। हम्म और उस साल 12 दिसंबर को 12:12 12 सेकंड पे उसी लड़के ने अपनी वॉच पे अलार्म लगाया था। और वो उस ओके टाइम पे वो वॉच भी बहुत फेमस थी, उसमें मुर्गा बोलता था, बांग देता था, बहुत बच्चे कैसियो खरीदते थे वो। हाँ, कैसियो का वो एक डुप्लीकेट चाइनीज आया था तब। ओके कैसियो नहीं थी वो, मुर्गा बोलता था उसमें। तो ओके मॉर्निंग में जब अलार्म बजता था, मुर्गे की आवाज आती थी। तो चंडीगढ़ नहीं तो छोटे शहरों वाले कुछ लोग तो शायद उनको याद होगा कि ऐसी वॉच थी। हम्म तो उस पे अलार्म बजा। वो सर्दियों में क्लासेस हमारी बाहर लगती थी ग्राउंड में, और वो हम्म सारे लड़के मिलके चिल्ला रहे थे उस टाइम पे, पता नहीं उनको किस चीज की खुशी थी। पर हम्म शायद उस टाइम पे जो टेररिज्म था अपनी पीक पे था, और पुलिस राइट एक्शन भी अपने पीक पे था। हम्म अगर 24,000 पहले एरा में मरे हैं, तो इतने के आसपास लो, जो जसवंत सिंह कालरा ने फिगर निकाली है, इतने पुलिस ब्रुटेलिटी में भी लोग मरे हैं। बिल्कुल तो वो जो उनको घर में क्या मिलता होगा, वो घर में क्या सुनते होंगे, अपने घरों में क्या उनको संस्कार मिल रहे होंगे। हमारे आ, वहां पे एक कॉलोनी है, तलवाड़ा, एक टाउनशिप है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, पौंग डैम हम्म बना हुआ है ब्यास के ऊपर। वो वैसा ही शहर है एक,
कंपोजिट सा कल्चर है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स और क्लरिकल स्टाफ, हम्म जैसा कि कुछ हद तक पॉलिटिशियंस अगर निकाल दे जाएं तो चंडीगढ़ भी वैसा ही होगा। राइट। बस यहाँ पे पॉलिटिशियंस और जजेस अलग से हैं, अगर वो हम्म ना हो हम्म तो वहां पे कोई किसी की बिलोंगिंगनेस नहीं है, वो कॉलोनी है, सबको घर हम्म अलॉट हुए हैं। हम्म वहां पे 84 के टाइम पे एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी हमारी एज की होगी, और वो पलने में थी। उनके पड़ोसियों ने, घरों की दीवारें साथ साथ जुड़ी थी। चंडीगढ़ में रहने वालों को पता है कि वो जो सरकारी घर होते हैं उनकी दीवारें भी ऐसे, उनके हम्म जो द शेयर कॉरिडोर वॉल। कोर्ट यार्ड होते हैं वो शेड होते हैं। शेयर होते हैं। उबलता हुआ पानी उस छोटी सी बच्ची के फेस पे डाला था, और उसके फेस पे स्कार था पूरी उम्र के लिए। एंड क्यों डाला था? वो ही 84 के आसपास कुछ हुआ था, ओके। ओके। किसी को किसी चीज का गुस्सा था। और हमें जो एजिटेटेड लोग होते हैं उनमें वो हिम्मत नहीं है, जैसे 47 में सिखों में, हिंदुओं में हिम्मत नहीं थी बदला हम्म लेने की रियल हम्म कल्प्रिट से, वैसे ही शायद हम्म उस कैरेक्टर के पास भी हिम्मत नहीं थी। हम्म तो बिल्कुल वो सारा कुछ साइकिल चलता चलता चलता, क्योंकि किसी भी चीज का हमने कभी भी कम्युनल राइट्स का, जहाँ 47 में भी हमने साउथ अफ्रीका की तरह ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तो बनाया नहीं है। हम्म वो क्या है, अगर कोई सुन रहा है तो वो सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो क्या है। किस हम्म तरीके से एक ब्लैक विक्टिम है और वाइट पुलिस वाला है जिसने विक्टिम के रिश्तेदार को मारा है, वो हम्म कन्फ्रंट कर रहे हैं एक तरीके से। कोई सजा राइट। नहीं होनी है, पर वो लीगल फ्रेमवर्क में जाके बस एक कॉन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन। वो भी कभी नहीं हुई, किसी राइट के बाद नहीं हुई। 47 में फ्रीडम मिली हमें, उसके बाद नहीं हुई। तो और हम मुझे कंपोजिट ऑनेस्टली, कल्चर बना ही नहीं पा रहे हैं। एंड आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रुथ रिकंसिलिएशन नहीं हुई कभी भी, एंड आई थिंक सजा होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये ज्यादा मेरे को लगता है ज्यादा जरूरी होती है व्हेन एक कॉन्वर्सेशन हो एक ऑपरेसर और एक ऑपरेस्ड के बीच में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ऑपरेसर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, एक ऑपरेस्ड भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, एंड दोनों की बातें सामने रख के दोनों के सामने आ जाती है, एंड देन कहीं ना कहीं दोनों को रियलाइजेशन होता होगा कि मतलब कौन किसने क्यों ये रोल प्ले किया, या मैं ऑपरेस्ड क्यों था या दूसरा क्यों ऑपरेसर था। सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी से मेरे ख्याल से आपका माइंड या आपका हार्ट भी थोड़ा ओपन होता है, और आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं उस सिचुएशन से। नहीं तो आप हमेशा रिवेंज पे ही रहेंगे, जो कि आज तक है, जो कि आज तक अगर हम देखें हमारे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब आज तक वी आर ओनली पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर ऑल द टाइम, एंड हम सिर्फ यही करते रहते हैं कि आपने पहले ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर आपने ये किया, क्योंकि कभी किसी ने बैठ के बात ही नहीं करी कि क्या वो हमारी ट्रू फीलिंग्स थी, या वो क्या एजिटेशन थी, या क्या वो अग्रेशन था कि जिसने ये पूरा। बट ऑब्वियसली इसमें ये भी एक चीज है कि ये तो हम सिर्फ एक लेमैन और कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, नाउ पॉलिटिशियंस या जो बिग 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 डैडीज ऑफ द वर्ल्ड है, पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग द वर्ल्ड, उनके तो अपने एजेंडाज हैं, एंड दे प्रॉब्ली वांट दिस टू रिमेन लाइक दिस, ये स्टेटस को में ही चाहेंगे कि ये ऐसा ही रहे जैसा है, कि मतलब देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इट्स इजी टू यू नो rule on people when where there is conflict. हाँ, कुछ लोगों को ये मूवी लग सकती है कि इस टाइम पे क्यों आई है, पंजाब को इस पिच लाइट में क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है, जहाँ उस चीज को बार बार करने का क्या मतलब है। हम्म मेरे लिए मतलब है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा था, तो वहां पे मेरा एक टाइम है क्लास का, उनकी बहुत कम क्लासेस लगती है, तो 10 से 11 बजे तक मैंने पढ़ाना है, और 6 मिनट पढ़े हैं। मेरे लिए अगर इस्लाम से मैंने कुछ सीखा है तो सिखिज्म से भी सीखा है, पर वो जो टर्म है वो वहां से आई है कि मेरे लिए वो कम पढ़ाना हराम होगा, चाहे वो मुझे कोई फोर्स कर रहा है कि तू भाग जा। तो right. बच्चों के तरीके होते हैं, किसी ने बोला सर टाइम हो गया, मैंने कहा नहीं हुआ, मैंने पूछा भी नहीं आपसे, आप पढ़ हम्म सकते हो नहीं तो जा सकते हो क्लास छोड़ के। 1 मिनट हम्म के बाद एक बच्चा बोल रहा है कि सर 12 बज गए।
जबकि 10 से 11 की क्लास थी। हम्म तो पहले तो मेरा एंग्री रिएक्शन था, देन आई वेंट होम। अगले दिन मैं सोच रहा था कि ये क्या हुआ है कि हम्म 2024 में है हम, right और वो and बैचलर्स के in a बच्चे हैं, place वो like स्कूल Chandigarh in a place चंडीगढ़ like में आए Chandigarh हैं। yeah चंडीगढ़ में आए हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली पंजाब से होंगे, नहीं तो साथ वाली किसी स्टेट से होंगे जो हम्म चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं। हम्म तो मैंने सोचा, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि कुछ वहां पे सो कॉल्ड, जैसी मेरी लुक लग रही है, अगर मैं सिख लग रहा हूँ तो वो वैसे लड़के भी बैठे थे वहां पे, कम से कम लड़कों का तो पता लगता है, और yes बाकी भी बच्चे बैठे थे। हम्म उसमें से एक दो तो मतलब 40s में होंगे, क्योंकि वो हम्म अनऑफिशियल सी क्लास थी। okay कुछ ज्यादातर बच्चे थे बैचलर्स के। हम्म हम्म तो वो सारे चुप थे। हम्म एक किसी के ऊपर कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसलिए बोला गया कि आपको पता नहीं क्या चाहिए, एक मॉब का फायदा उठा के आप किसी yes को बोल सकते हो, जबकि मैं हम्म किसी को, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं उसको नोबल प्रोफेशन ना भी मानूं कि मेरे लिए सबसिस्टेंस का मामला है, कि हम्म मैंने तो अपना लाइवलीहुड कमाना है उससे, तो हम्म उसके लिए मैं ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। उस पोजीशन में जाके भी अगर ऐसा हो सकता है कि वो हम, मैं उस रेट्रिक में भी नहीं जानना चाहता कि टीचर को लेके, गुरु को लेके क्या क्या हमें सिखाया जाता है, क्या क्या बोला जाता है, पर वो हुआ वहां पे। और नेक्स्ट डे मेरा यही था कि आप लोग क्यों चुप हो? सबसे हम्म जब बड़ी प्रॉब्लम आप लोग हो जो चुप हो। जो बोल गया वो तो बोल गया, हम्म उसके तो शायद संस्कार होंगे, उससे तो बात करने से अच्छा मैं उसके फादर से बात करूं कि आपको हम्म कहाँ प्रॉब्लम है, हम्म या आपने क्या सिखाया है अपने बच्चे को कि वो ऐसे बोल रहा है। तो ये जो आम लोग हैं जो कहते हैं कि हम, आम लोगों के साथ ये हो रहा है, आम लोगों के साथ पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो आम लोग, जर्मनी में भी आम लोग चुप थे जब नाजी से इतना कुछ कर रहे थे। अब हम्म भी आम लोग जहाँ तो चुप हैं, तो वो साइलेंस इज कंसेंट। अगर आप yes चुप हो तो आप मतलब उसका you साथ दे रहे agree हो। yep तो सिंगल्ड आउट हो गया एक बंदा, हम्म और फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन। अगर कोई अपना ड्यूटी कर रहा है, उसको रोका जा रहा है, और हम्म कोई लाइन में आप खड़े हो कहीं पे, कोई पीछे से आ जाता है, तब भी बहुत सारे लोग बस देख के मुंबल करके रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, अपने राइट के लिए हम्म नहीं बोल पाते। हम्म तो जब कोई स्लोगनेरिंग करनी होती है तब हम बहुत चिल्लाते हैं, तब हमें, हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है। जहाँ जब हम्म हमारे साथ कुछ होता है तब हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। हम्म जैसे एक इंसिडेंट हुआ था अभी हरियाणा में, इलेक्शन हुए हैं उससे एक दो महीने पहले शायद हुआ था, किसी ने मिस्टेकन आइडेंटिटी से किसी एक बच्चे को मार दिया, उनको लगा कि वो ओ, को कोई मीट लेके जा रहा है काऊ का, तो जो हम्म कि क्राइम है। तो वो उसको रोकना चाहते थे, वो गाड़ी रुकी नहीं, उन्होंने गोलियां चला दी, वो बच्चा मर गया। तो उसकी माँ कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, वो ऐसा कुछ नहीं था। हम्म तो उसकी माँ कह रही थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर हो भी तो भी देश में कानून है। तो yes वो जो वो माँ बोली है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के बच्चे के साथ भी होगा तो वो ऐसा ही बोलेगा। पर जब obviously किसी के बच्चे के साथ होगा तब हम क्या बोलते हैं? hmm exactly तब हम तब हम चुप क्यों रहते हैं? hmm Okay, so no, absolutely agreed, Tajinder, and I think इस मूवी से आपको यही सबसे बड़ा जो कि एक लेसन मिलता है वो यही मिलता है कि जब भी कोई एक एडवर्स सिचुएशन आए किसी भी देश में या फिर किसी कम्युनिटी के ऊपर या किसी सिटी में जैसे या इस गांव में या एक स्टेट में आई थी जैसे तो कम्युनिटी एज अ होल को राइज करना चाहिए ओकेजन पर एंड यू हैव टू देन शो व्हाट योर कम्युनिटी is all about
क्योंकि हम अगर आप चाहे सिखिज्म में देख लें या इस्लाम में देख लें या हिंदुइज्म में देख लें या क्रिश्चियनिटी में देख लें, हर जगह बात तो पीस की ही होती है ना? वी ऑल प्रोपेगेट कि हमारा रिलीजन पीस के बारे में बात करता है एंड ऑल ऑफ दैट। बट जब एडवर्स सिचुएशंस आती हैं तो उस टाइम पे, क्योंकि कम्युनिटीज हमारी ज्यादातर रिलीजियसली बेस्ड है या फिर कल्चरली बेस्ड है, राइट? उस टाइम पे वो हम सारा पीछे भूल जाते हैं, जिसको हम बोल के अपने आप को दूसरे से शायद सुपीरियर कोशिश करते हैं बताने की कि हम ज्यादा पीसफुल हैं, हमारे अंदर ज्यादा फेयरनेस है एंड ऑल ऑफ दैट। बट जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कम्युनिटी कंप्लीटली कोलैप्स कर जाती है, वो आइडियाज कम्युनिटी के कंप्लीटली कोलैप्स कर जाते हैं एंड बेसिकली वी जस्ट बिकम, हम एक तरह से कहते हैं ना, वो हो जाते हैं, वी लिटरली बिकम मंकीज इन द हैंड ऑफ समवन, जो कि हमें बोलते हैं कि कूदो तो कूदने लग जाते हैं, बैठो तो बैठने लग जाते हैं। बेसिकली यही हो जाता है, मतलब वन देयर इज वन लीडर एंड इफ the leader tells shoot, we will all start shooting and they will say stop shooting, we'll all stop shooting। तो हमारा अपना सेल्फ कॉन्शियस या हमारा अपना दिमाग, या अगर हम कम्युनिटी या रिलीजन की भी बात करें, उसके जो बेसिस होते हैं उनको तो हम कंप्लीटली पीछे छोड़ देते हैं। सो आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड लेसन टू लर्न हेयर कि एज अ कम्युनिटी अगर आप ऊपर आएंगे तो डेफिनेटली, मतलब दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरीवन। एंड स्पेशली कमिंग नाउ, जैसे हम 2024 में है, when honestly this world is a global village, I mean we keep talking about it because travel या मतलब immigration इतना ज्यादा हो गया between countries, states में तो है ही है country के, वो तो आई थिंक वो एक क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि जहाँ पे हम अभी हैं एज अ सोसाइटी, हम जिस एरा में हैं इस टाइम पे, इमिग्रेशन इज लाइक, immigration is as normal as giving birth to population को increase करने के लिए, similarly immigration भी है। तो मतलब population exchange होगी, इधर से लोग उधर जाएंगे। So we have to accept that and we have to, I think, move on and actually treat this whole world as a global village, and ताकि ज्यादा acceptance आए। That's what I think I have to say कि अब I think वो जो रह गए हैं पार्टीशन, अपना कंट्री चाहिए या अपना ये चाहिए, अपना वो चाहिए, those ideas are of the past and I hope they remain of the past, because with social media and with everything, honestly, I travel so much, I mean I have traveled to so many different countries। मैंने एक चीज नोटिस करी है हर कंट्री में ट्रैवल कर करके, आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना, एवरीथिंग इज सेम, द फूड वी ईट इज सेम, हमारा कल्चर ऑलमोस्ट सारा सेम है, हम जिस तरह से एक्ट करते हैं पब्लिक में वो सेम है। सो एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज सेम। सो लिटरली आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये जो बॉर्डर्स हैं या जो डिमार्केशंस हैं हमारे माइंड में या फिजिकल भी है, लिटरली आई मीन इसको सिर्फ इकोनॉमिकली ही रहने दें and emotionally na rakhe। I mean, yeah, for economics, yes, probably it is needed so that one country can be run efficiently, but I don't think there should be any emotional borders or demarcations between any communities or countries। Yeah, that's how I will end this। Yeah, all right। तो हम दोबारा मिलेंगे एक और मूवी के साथ अनफिल्टर्ड टॉक पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।